अच्छा जी, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आवाज आ रही है? उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ए स्टार तो हम समझ चुके, लेकिन उसको किसी पैटर्न पर रहते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं इस नए एग्जाम्पल में। तो ये आपके पास डायग्राम है। जब मैं एरिट पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन की मुझे फंक्शन की कैलकुलेशन करनी है, और फंक्शन की कैलकुलेशन हमें पता है कि वो कुछ इस तरह से होती है कि कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक, कॉस्ट प्लस ह्यूरिस्टिक। तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वेरीफाई कर लीजिएगा आप। कि सही हुई भी है नहीं हुई। तो एक तो मैं बता दूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये देखें कि एरिट से सीपीयू जाने का जो डिस्टेंस है कॉस्ट है वो 140 है, और सीपीयू का जो ह्यूरिस्टिक है वो कितना है, वो है हमारे पास 253। तो इसको जब मैंने सम किया तो 393 आ गया। अगर मैं एरिट से टी पे जाने की कॉस्ट निकालूं तो वो है मेरे पास 118, और इसका जो ह्यूरिस्टिक है वो है 329। इसी तरीके से एरिट से जेड जाने की जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, देखूंगा तो 75 है, और उसका ह्यूरिस्टिक कितना है 374। तो जब मैंने इन तीनों को सम किया तो ये तीन नंबर मेरे पास आ गए। इन तीनों नंबर्स को जब मैं देखूंगा तो उनमें से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम है हमारे पास कौन सा 393। 393 सही है नहीं? ये बात सबको समझ में आ रही है बात? तो 393 को मैं फर्दर चूज कर लूंगा और बाकियों को अपने सिस्टम में रख लूंगा। तो 393 को जब मैं चूज करूंगा तो मैं वापस सीपीयू पे जाता हूँ पिछली डायग्राम में, और जाके ही देखता हूँ कि सीपीयू से कितनी कनेक्शन है। तो पहले एक दफा देख लीजिए सुकून से कि सीपीयू से 4 कनेक्शन है। सीपीयू से मेरे पास कितने कनेक्शन हैं, 4 कनेक्शन हैं। इन 4 कनेक्शन में से मैं चारों को जनरेट करूंगा और कॉस्ट निकालूंगा। तो देखिए पहले एक चीज क्लियर कर लें, आप एरिट से सीपीयू जा चुके हैं, अब सीपीयू से कहीं और जाएंगे तो ये 140 इन सब में ऐड होगा। आप एरिट से सीपीयू जा चुके हैं, अब सीपीयू से कहीं और जाएंगे तो ये 140 इसमें शामिल होगा। वो 140 क्या है वो देख लेते हैं। देखिए आप 140, अब देखिए एरिट से सीपीयू गए तो कितनी कॉस्ट थी 140, तो सीपीयू से वापस एरिट गया तो 140, तो 140 140 कितना होता है 280। तो देखिए 280 ये लिखा हुआ। अगर ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा सुन लीजिए। ये 140 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो ये 140 बाकी सबकी कॉस्ट में कैलकुलेट होगा। ये 140 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है एरिट से सीपीयू में, ये 140 यहाँ एरिट से सीपीयू में लिखा हुआ है। तो ये 140 सब में, इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हमने रिविजिट नोट को भी शामिल कर लिया है कि सीपीयू से दोबारा एरिट चले गए। तो देखिए 140 140 280 हो गया, और 280 में एरिट की ह्यूरिस्टिक शामिल कर ली। इसी तरीके से अगर मैं पीछे जाऊं और मैं सीपीयू से प्रोग्रेस देखूं तो वो 99 था, तो 99 में 148 किया तो 239 हो गया, और 170। ये सारे नंबर जो है हमने कैलकुलेट कर लिए। तो आई बिलीव कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको, ऐसा ही है? इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? इन नंबर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसकी वेरिफिकेशन तो आप बाद में कर लीजिएगा कि जब आप इसको अपने पास कॉपी में ड्रॉ करें तो कैलकुलेशन एक दफा देख लीजिएगा। वैसे तो मसला नहीं है, आपको कोई मसला हो तो बता दीजिए। अब इन 6 में से मिनिमम देखें, तो इन 6 में से जो मिनिमम है वो कौन सी है, आर। इन 6 में से जो मिनिमम है वो कौन सी है, आर 413। इज इट क्लियर? इन 6 में से जो मिनिमम है वो क्या है, आर। तो वो है 413। तो 413 को हमने फर्दर ओपन किया, और
413 को जब हमने फर्दर ओपन किया तो 413 के 2 चाइल्ड थे और एक उसका पेरेंट था, एक पेरेंट था उसका, तो उसके पेरेंट को हमने दोबारा बनाया और ये 3 नंबर आ गए। तो इन नंबर्स की कैलकुलेशन मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कैलकुलेशन तो मैं सारी नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल की कर ली है, तो इन कैलकुलेशंस को आप देख लीजिएगा। अब इसके पास सिस्टम में 8 लोग मौजूद हैं, अब इसके पास सिस्टम में 8 नोड मौजूद हैं। उन 8 में से आप देखिए मिनिमम कौन सा है, तो उन 8 में से मिनिमम है 415। क्लियर? उन 8 में से मिनिमम कौन सा है? 415। ऐसा ही है? तो 415 को इसने चूज कर लिया। ये देखिए अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं, तो 415 को चूज किया तो ये सारी कैलकुलेशन हुई। अब देखें ओवरऑल में से मिनिमम 417 है, तो इस तरीके से ओवरऑल में से मिनिमम को चूज कर रहा है और उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल में से मिनिमम को चूज कर रहा है उनका रिकॉर्ड, तो इस तरीके से आपको आखिर में बिचोलिस मिल गया। और देखें इसने आपको 418 ही लाके दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए? डेफिनेटली ए स्टार तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि ए स्टार इंपॉर्टेंट नहीं है। ए स्टार इंपॉर्टेंट है, साथ में उसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सीक्वेंस में ओपन कर रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई सवाल है तो बता दीजिए, इसकी वेरिफिकेशन आप खुद ही कर लीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है इसकी। कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमने जो बोर्ड पे एग्जाम्पल की है वो इसी तरह की एग्जाम्पल है। तो ए स्टार सर्च कंप्लीट भी ऑप्टिमल भी है, ये बात हम कर चुके हैं। और टाइम और रिसर्च स्पेस जो रीजनेबल। अब एक आखिरी चीज है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ए स्टार के हवाले से, एक टर्म यूज करते हैं हम, वो टर्म कहलाती है एडमिसिबल। एडमिसिबल, ये जरा सुकून से सुन लीजिएगा। एडमिसिबल, और ये टर्म जो है हम यूज करते हैं, टर्म ये हम यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक के साथ। मतलब एक ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है या नहीं है, एक ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है या नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये टर्म जो है ये यूज की जाती है ह्यूरिस्टिक के साथ कि आपका ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है या नहीं है। पहले मैं सिंपल सी बात बताता हूं, ये बात पिछली क्लास में हो चुकी है लेकिन दोबारा बताता हूं। एडमिसिबल वाली नहीं हुई, लेकिन जो बात मैं आपको अभी बता रहा हूं ये बात पहले हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि यहां से सपोज कर लीजिए कि मुझे जाना है यहां से शारा फैसल अपने घर से, तो एक्चुअल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालूंगा तो वो 12 किलोमीटर होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा। सब एग्री करते हैं ना, कम होगा। या अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी निकालें तो बराबर होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। ज्यादा तो नहीं हो सकता, बराबर होगा या कम होगा? बराबर भी हो सकता है ना यार, बराबर भी हो सकता है। अगर मैं कहीं बिल्कुल ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही शारा फैसल का है, तो बराबर होगा या कम होगा? ज्यादा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। तो अगर आपका ह्यूरिस्टिक ओरिजिनल कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपका ह्यूरिस्टिक ओरिजिनल कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, तो आपका ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके पास जितने भी ह्यूरिस्टिक लिखे हुए हैं सिस्टम में, अगर वो ओरिजिनल कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे कहीं पर भी, तो आपका ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल है। अब ये क्या बात कर रहा हूं मैं दोबारा से बताता हूं। आप चलिए डायग्राम पे, ये लिखा है एच ऑफ एन नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच द गोल। इसका मतलब ये है कि मैं आपको डायग्राम पे लेके जाता हूं, वही वाली जो भी हम कर रहे हैं। आपका आंसर क्या है जरा देख लें, 418 आया। कितना आया? 418, ऐसा ही है।
418। मुझे बताइए एरिड से बिचुरिल जाने का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना लिखा हुआ? तो बताएं ओवर एस्टिमेट किया इसने या नहीं किया ह्यूरिस्टिक ने आपके आंसर को? नहीं किया ना। अगर मैं कहता स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 500 है और आप बताते 418, तो मैं कहता यार ये ह्यूरिस्टिक तो फिर एडमिसिबल नहीं है। एडमिसिबल का मतलब ये होता है कि सही नहीं है, बेसिकली सही इन सेंस कि कभी भी ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करता आपका ह्यूरिस्टिक। अगर ये ह्यूरिस्टिक सही लिखे हैं तो एक निशानी क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका आंसर इन ह्यूरिस्टिक से ज्यादा आएगा या बराबर आएगा, कम नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? देखिए फर्स्ट कीजिए कि मैं आपको बोलूं कि आपने एरिड से नहीं जाना, आपने जाना है ये बी से। तो बी से अगर आप बिचुरिल जाते हैं तो एक रास्ता आपके पास ये 142 और 85, ऐसा ही है। तो 142 और 85 को आप ऐड कर लें, तो 142 और 85 को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 227। कितना आएगा 227 एक्चुअल में? इसमें कितना बताया आपको 199। इसका मतलब है ह्यूरिस्टिक कम ही लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये बी से लेके आप जा रहे हैं बिचुरिल, इसी तरीके से आप ई से जाएं तो ई का ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ है 161। जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना 161 से ज्यादा या बराबर आना चाहिए। तो देखिए 86 और 85 ये होगा 171, 171 और 98 ये होगा 268। तो 268 आ रहा है एक्चुअल में और आपको ये बता रहा है 161। इसका मतलब है ह्यूरिस्टिक सही है। तो फॉर एवरी पॉइंट आपका ह्यूरिस्टिक सही होना चाहिए, सिर्फ फाइनल आंसर के लिए नहीं, सब जगह पे। तो ये ह्यूरिस्टिक जो लिखे हैं ये कभी भी ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करते। क्लियर होगी बात? अगर ऐसा हो रहा है तो ह्यूरिस्टिक आपका एडमिसिबल है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कह देंगे ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल नहीं है। इसका मतलब है जब आप ह्यूरिस्टिक डिजाइन करते हैं, अगर ये डिजाइन आपने किया है या आपको गिवन है तो वो एडमिसिबल होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल वही आ रहा हूं, तक वही आ रहा हूं बेटा, आखिरी बात में वही कर रहा था। पहले बता दें, क्लियर हो गई बात? अगर ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल नहीं है, बस कंडीशन ये है कि अगर ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो ए स्टार ऑप्टिमल होगा। अगर ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है तो ए स्टार ऑप्टिमल होगा। गॉट इट? भाई आपको ह्यूरिस्टिक कभी कभी गिवन होते हैं। अब अगर गिवन है आपको तो आपको थोड़ी पता है कि वो सही है या गलत है। तो बस आप अपना आंसर निकाल के सिर्फ ये चेक कर लें कि अगर एडमिसिबल नहीं आ रहा तो आप ये कह सकते हैं कि आंसर ऑप्टिमल नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपको गिवन है तो ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए, इस लाइन को दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखें, ओवर एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि कभी आपके 100 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। बस ये वाली बात है कि जो एक्चुअल आंसर है ना उसको कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं करे आपका आंसर। आपने कहा कि पाकिस्तान टूर पे जाने की कॉस्ट, आप गए थे पिछले बार, आपने बोला भाई पाकिस्तान टूर पे जाने की कॉस्ट 12,000 रुपए। अब जब मैं जाऊंगा ना तो या तो 12,000 रुपए लगे उससे ज्यादा लगे, कम नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपने दे दी है। क्लियर हो रही बात? और आप वो बंदे हैं जिन्होंने कम पैसों में काम किया था, मिनिमम कॉस्ट खर्च करके काम किया था। ये बात समझ में आ गई है? आपको कोई खड़े होकर बताता है कि यार यहां से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 100 किलोमीटर है हैदराबाद का। अब जब आप एक्चुअल में जाएंगे ना तो 100 से ज्यादा होना चाहिए या 100 होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। अगर ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है, जो बंदा आपको बता रहा है अगर वो एडमिसिबल है तो वो आपको आंसर ऐसा बताएगा कि जब एक्चुअल में आप काम करेंगे तो वो उतना होगा या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता कि आप 60 किलोमीटर में हैदराबाद चले जाएं। क्लियर हो गई बात? अगर अभी भी ये समझ में नहीं आई तो आखिरी दफा देख लो दोबारा, वरना रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। ये देखो क्या बता रहा है आपको, एरिड से बिजली जाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है 366, कम बता रहा है। और आप जब निकाल लें तो वो आ रही है 418। तो 366 ने 418 को ओवर एस्टिमेट नहीं किया। क्लियर? आपने जो बोर्ड पे एग्जांपल की थी अगर, तो उसमें ह्यूरिस्टिक लिखा हुआ था 7, एस से जी जाने का ह्यूरिस्टिक कितना लिखा हुआ था
7। और हमने कितना निकाला आंसर, हमने कितना निकाला था आंसर, हमारा आंसर क्या आया था बोर्ड वाली एग्जाम्पल में 8। तो हमने 7 ह्यूरिस्टिक दिया हुआ था और आंसर क्या आया 8, इसलिए वो एडमिसिबल था। ये देखें, ये लाइन पढ़ लें दोनों शुरू में। A heuristic h of n is admissible if for every node हर नोड की बात हो रही है, सिटी टू स्टार्ट और गोल की बात नहीं हो रही, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है वेयर h स्टारिक n इज द ट्रू कॉज, जो आप आंसर आखिर में बता रहे हैं उसको h स्टारिक n कह दें और जो आपको शुरू में ह्यूरिस्टिक दिया हुआ उसको आप h ऑफ n कह दें। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब अभी हमारे पास h स्टारिक n था 366 और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सॉरी h स्टारिक n था 418 और हमारे पास जो आंसर हमें बताया था वो 366 था। तो कभी भी ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करता हमारा ह्यूरिस्टिक। ये हमारा ह्यूरिस्टिक है, ये ट्रू कॉस्ट है, ये कंडीशन है। ठीक है, बस थ्योरम यही है कि अगर आपका ह्यूरिस्टिक जो है एडमिसिबल है तो आप ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि आपकी जो ए स्टार है वो ऑप्टिमल है। बराबर हो गया ना, देखिए बराबर भी गिवन हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं किया आपको, बराबर हो सकता है, कभी भी ज्यादा नहीं होगा। गॉट इट? तो आपका ह्यूरिस्टिक जो है बेटा ऐसी चॉइस होनी चाहिए आपकी कि कभी भी ओवर एस्टिमेट ना करें एक्चुअल कॉस्ट को, आप ह्यूरिस्टिक ऐसा चूज करें। ये देखें, अब जो एक टाइप पजल प्रॉब्लम है उसका ह्यूरिस्टिक मैंने आपको बताया था, एक मैंने आपको बता दिया था मिसप्लेस टाइल्स का, अगर आपको याद हो तो, याद है? याद है ना? और आप लोगों ने पिछली क्लास की बात है और उससे पिछली क्लास की बात है, तो कब वो एक मैंने आपको बता दिया, एक और ह्यूरिस्टिक हो सकता है। आप देखें यहाँ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है बेटा कि आपका ह्यूरिस्टिक जो है फॉर द सेम प्रॉब्लम एक से ज्यादा तरह से हो सकता है। मतलब मैं बोलूं कि स्टूडेंट को जज करने का क्राइटेरिया क्या है, तो एक से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं, वो तो एक ही हो गया। ये तो अदनान एक ही बात हो गई ना, आप इस तरफ से देखें या उस तरफ से देखें, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक हो। ठीक है, ह्यूरिस्टिक की नेचर एक से ज्यादा तरह की हो सकती है। एक नेचर है मिसप्लेस टाइल्स या करेक्ट टाइल्स, एक ही बात हुई है। लेकिन एक और नेचर है, मतलब इस प्रॉब्लम में मैराथन डिस्टेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मैराथन डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस। यहाँ आपको एक टाइप पजल नहीं समझाया जा रहा, यहाँ आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा है कि ह्यूरिस्टिक जो है वो एक से ज्यादा तरह के भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में एक ही हो सकता है किसी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा हो। तो चॉइस ऑफ ह्यूरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सा ह्यूरिस्टिक चूज करते हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ह्यूरिस्टिक है ये कहलाता है द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन। मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, जब समझ में नहीं आए तो बताइएगा। फर्स्ट कर लीजिए, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट, और ये गोल स्टेट है, ऐसा ही है। ये स्टार्टिंग स्टेट है, ये गोल स्टेट है। हम कौन सा ह्यूरिस्टिक पढ़ रहे हैं? सेकंड वाला। अगर हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे होते तो फर्स्ट वाले में हम ये देखते कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। 7 अपनी जगह पे नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। तो हम ये कहते हैं इस वक्त मिसप्लेस टाइल्स 8 है, ऐसा ही है। लेकिन हम दूसरा ह्यूरिस्टिक पढ़ रहे हैं। दूसरा ह्यूरिस्टिक कैसे निकलता है हम देख लेते हैं। हमें हर टाइल को उसकी पोजीशन पे लेके जाना है। उसके लिए हमें मिनिमम मूव कितने करने पड़ेंगे उसको हमें सम करना है। मतलब क्या, ये देखें, ये 1 यहां पर है, इसको कहां होना चाहिए? यहां पर, ये ऐसा ही है। एक स्टेप समझिए, सारे समझ में आ जाएंगे। ये 1 यहां पर है, इसको यहां होना चाहिए, ऐसा ही है। तो 1 को यहां से यहां ले जाने के लिए आपके पास जो एक्शन है वो क्या है? अप डाउन, लेफ्ट राइट। तो देखिए 1 2 3, 3 मूव करूंगा तो 1 यहां चले जाएगा, ऐसा है या नहीं है? डिपेंडिंग अपॉन वर्ड कि कोई और मौजूद नहीं है तो 3 मूव। देखिए 3 यहां पर लिखा है,
इसी तरीके से ये 2 अपनी जगह पर नहीं है, 2 को अपनी जगह पर ले आने के लिए कितने मूव करने हैं, बराबर में 2, तो देखिए 1, तो 3 + 1 हो गया। इसी तरीके से 3 अपनी जगह पे नहीं है, तो 3 को उसकी जगह पे ले आने के लिए कितने मूव करने हैं, 3 यहाँ पर है, उसको यहाँ लेके जाना है, तो यहाँ से लेके जाओ या यहाँ से लेके जाओ, एक ही डिस्टेंस आएगा 2। इसी तरीके से हर टाइल को उसकी जगह पे लेके जाओ और इन सबको सम कर लो। तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो स्टेट है उसको गोल स्टेट तक ले जाने के लिए अगर मैं मैराथन डिस्टेंस यूज करूं तो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू 18 आ रही है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तमाम स्टेप्स तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने आपको 3 बता दिए, तो इसका मतलब है इसमें काम ज्यादा है। उसमें क्या होता था, जस्ट इंडेक्स के हिसाब से आप मैचिंग कर रहे हैं, जो अपनी जगह पे नहीं है उसको 0 काउंट 1 काउंट कर दिया। यहाँ पर आपने हर इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इस बोर्ड के लिए आपने इतनी मेहनत की और आपको 18 मिल गया। सवाल यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि H1 मिसप्लेस टाइल्स, बताइए उसकी मैक्सिमम वैल्यू ह्यूरिस्टिक की कितनी हो सकती है? H1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ह्यूरिस्टिक की? 8 टाइल होते हैं बेटा, 8 कर लो, 8 तो 8 हो सकती है, ठीक है, 8 हो सकती है। सही है, सबको समझ में आ गई ये बात कि ह्यूरिस्टिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 8। ये बात सबकी समझ में आ गई मिसप्लेस टाइल्स में? तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जो आपके मूव्स होंगे, अगर 8 नंबर आ रहा है तो 8 से ज्यादा करने पड़ेंगे, 6 आ रहा है तो 6 से ज्यादा करने पड़ेंगे, ये बात है। मुझे बताइए अगर मैं ह्यूरिस्टिक H2 चूज कर लूं, H2 मैनहट्टन डिस्टेंस वाला, इसका मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? सोच के जवाब देना। अगर मैनहट्टन डिस्टेंस वाला ह्यूरिस्टिक मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है, जैसे इसमें अभी आपने सबने 8 बताया फौरन, तो उसका बताइए मैनहट्टन डिस्टेंस में मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? सोचिए। सोचने का बोला है बेटा। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई है मैराथन डिस्टेंस की, उसमें कितना नंबर आ रहा था? अभी जो मैंने एग्जांपल करवाई है मैराथन की, उसमें कितना नंबर आ रहा था? जी टोटल ही पूछ रहा हूँ बेटा, टोटल पूछ रहा हूँ। 18 आ रहा था ना, इसका मतलब 18 से तो बड़ा नंबर आएगा, मतलब 18 तो आ चुका, उससे छोटा नंबर तो आप नहीं बता सकते ना मुझे यहाँ पर। आप बताएं, जो भी समझ रहे हैं आप वो बताइए। जो भी आप एक नंबर बता देंगे सर, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, मतलब मैक्सिमम नंबर ये आ सकता है। कोई आंसर नहीं दे रहा यार। 18, 64 और 32। एनीवन? देखिए जब आप ना एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। प्रैक्टिकली ये मतलब होता है कि अगर मैं ये ब्लॉग यहाँ बना दूं, और ऐसा ही एक ब्लॉग और बना देते हैं नीचे, ब्लॉग ना भी बनाए ऐसे ही समझा दूंगा। ये देखें, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, ठीक, इस तरह से कुछ बना दिया और ये बीच में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, ये आपका बन गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ऐसी गोल स्टेट बनाइए जो बिल्कुल इसके वर्स्ट केस सिनेरियो को फॉलो करती हो, तो देखिए 1 इधर है, इसको मैक्सिमम दूर कितना किया जा सकता है? इसको 1 को 8 की जगह दूर जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा ही है। 1 को 8 की जगह पे ले जाऊं, ऐसा ही है। अगर मैं मैक्सिमम दूर करना चाहूं लोगों को, तो 1 को 8 की जगह पे ले आता हूं, तो देखें 8 यहां आ गया, 7 यहां आ गया, 3 यहां आ गया और 1 यहां आ गया। क्या ये बात सही है कि मैक्सिमम दूर जाएंगे? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर की। अब जब आपने इन 4 को मैक्सिमम दूर कर दिया, अब 4 रहता है, 2 रहता है, 6 रहता है, 5 रहता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 4 को मैक्सिमम दूर अब कितना कर सकता हूं मैं? जो 4 स्लॉट है मैक्सिमम, मतलब जो 4 स्लॉट रहते हैं, वो कहीं पर भी कर दूं तो 2 ही ब्लॉक रहेंगे। मतलब देखें, यहां से यहां जाऊं तो भी 2 है, यहां से यहां जाऊं तो भी 2 है, यहां से यहां जाऊं तो भी 2 है, और सेंटर में लाऊं तो 1 है। तो मैक्सिमम दूर करने के लिए मुझे 4 को क्या करना पड़ेगा? या तो मैं 4 को यहां कर दूं, या यहां लिखूं 4, या यहां लिखूं 4 को, या यहां लिखूं। सारे केसेस में 4 मैक्सिमम दूर 2 ही आएगा। इसका मतलब है मैं यहां लिख देता हूं, 6 को मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, 2 को मैं यहां कर देता हूं। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम दूर करने की, क्योंकि आपने 4 को जो कर दिया तो बाकी लोग तो अपनी जगह पे ही है। और अगर मैं यहां सेंटर में कर दूं किसको? 5 को, या सपोज कर लीजिए बेटा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये जो है यहां यहां जो है समझाने के लिए यहां क्वेश्चन में आके, और ये 5 है। तो बस केस सिनारियो में कुछ सूरत ये होगी। तो देखिए, अगर आप इनको काउंट करें तो कोने वाले में 4 4 4 मूव लिए, 16 हो गए, और सेंटर वाले कितने लेंगे? 2 2 2, तो 16 और 8 कितना होता है? 24 होता है। तो मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो कितना आ सकता है? 24। और अगर आप क्वेश्चन में आपको भी शामिल कर लें तो उसकी भी 2 शामिल कर लें तो 26। अगर आप 9 टाइल कंसीडर कर रहे हैं तो 26, अगर आप 8 टाइल कंसीडर कर रहे हैं तो 24। क्या ये नंबर समझ में आया सबके? क्या 24 की कैलकुलेशन समझ में आ गई सबके? अब ये 2 हो गए। हम यहाँ ये पढ़ना चाह रहे थे कि अगर किसी प्रॉब्लम के लिए 2 तरह के ह्यूरिस्टिक हैं और दोनों सही है, तो हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए कि हम कौन सा यूज करें? समझ रहे हैं मेरी बात? हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए कि हम कौन सा यूज करें? ये प्रॉब्लम सारी बताने का मकसद ये था कि हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए कि हम कौन सा ह्यूरिस्टिक चूज करें। क्लियर हो गई ये बात? अब सवाल का जवाब आपसे मांग रहा हूं मैं कि आप मुझे बताइए, आपके ख्याल में H1 को चूज करना चाहिए या H2 को? और जो भी आप जवाब देंगे उसका थोड़ा सा रीजन भी दे दीजिएगा कि अगर ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं तो H1 चूज करूं या H2 चूज करूं। और अगर H1 चूज कर रहा हूं तो रीजन क्या है, H2 चूज कर रहा हूं तो रीजन क्या है? जी, एनीवन, एनीवन विद एनीथिंग, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जल्दी बताइए। जी बेटा, कोई आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। H1 या H2? H1 और H2? अजद ने कहा H1, बाकी लोग भी जवाब दे रहे H1 में भी। जो भी आंसर दे रहे बेटा दे दे, कोई मसला थोड़ी है। H1 ऑप्टिमल होगा। इट्स नॉट अबाउट ऑप्टिमल, इट्स अबाउट चॉइस, कि आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आप कौन सा ह्यूरिस्टिक चूज करेंगे। दोनों आपको लग रहा है कि सही है,
अब जो लोग H1 कह रहे हैं उनका रीजन क्या है, और जो H2 कह रहे हैं उनका रीजन क्या है, जल्दी से बता दें। रीजन बता दें, H1 या H2 कौन सा रीजन है, H1 वाले रीजन बताएं। H1 क्यों चूज करना चाहिए आपके ख्याल में? ओवर एस्टिमेट तो कोई भी नहीं करेगा, हमने वेरीफाई कर लिया है, ओवर एस्टिमेट तो कोई भी नहीं करेगा। बेटा देखें, नहीं ना बेटा, सवाल ये है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपके पास ह्यूरिस्टिक दो तरह के मौजूद हैं और दोनों तरह के ह्यूरिस्टिक सही हैं, तो आप कौन सा चूज करेंगे? नहीं, ये रीजन नहीं है, दोनों ह्यूरिस्टिक सही हैं। सही का मतलब है दोनों सही काम कर सकते हैं। जिससे जल्दी सॉल्व होगा, हाँ जवाब ये, लेकिन पता कैसे चलेगा जिससे जल्दी सॉल्व होगा? देखिए बेटा, आप जब अभी एक टाइप ए स्टार कर रहे थे, तो आपने मुझे बोला था सर कि अगर दो दो जगह पे एक जैसा नंबर आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ही है, कहा था ना? जल्दी आंसर करिए जल्दी। अब आपने मुझसे पूछा था ना कि सर अगर दो जगह पे एक जैसा नंबर आ जाए तो हमें क्या चूज करना चाहिए, तो मुझे बताइए, एक रेंज है 0 से 8 की और दूसरी रेंज है 0 से 24 की, तो किसमें ज्यादा चांसेस है कि सेम नंबर आएगा? ज्यादातर ज्यादातर किसमें ज्यादा चांसेस है, H1 में या H2 में? जो टाई ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट है वो H1 में ज्यादा है या H2 में ज्यादा है? अजीब सी बात कर रहे हैं सब लोग जो H2 कर रहे हैं। H1 बेटा, H1 जब रेंज कम होती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 0 से लेके 5 तक एक नंबर चूज करें, पूरी क्लास से कहूं, तो टाई होने के चांसेस ज्यादा है ये 0 से 24 में? 0 से 5 में ज्यादा चांसेस है, 24 में तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टाई ब्रेकिंग ज्यादा किसमें हो सकती है, H1 में। ये बात समझ में आ गई? अब जब टाई ब्रेकिंग होगी तो टाई ब्रेकिंग में हम कोई लॉजिक लगाएंगे, वो लॉजिक हो सकती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या जो इस वक्त मौजूद है उसको चूज कर लो, कोई भी लॉजिक हो सकती है। तो इसका मतलब है उस लॉजिक के तहत हमारा डिसीजन गलत भी हो सकता है, गलत इन सेंस कि हमें ज्यादा काम करना पड़े। ये बात समझ में आ गई? आपके पास जब दो ऑप्शंस होते हैं तो आप दोनों ऑप्शन में से रैंडम कोई भी चूज कर लेते हैं, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन होगा तो आप उसी को चूज करेंगे ना। तो बस ये लॉजिक है। तो इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बुक में मौजूद है, मतलब एक टेबल बना हुआ, ये देखें, ये देखें एक टेबल है, ये ब्रांचिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो छोड़ दें, लेकिन ये है, ये हमारा वो एल्गोरिथम है जो हमने पढ़ा था डेप्थ फर्स्ट सर्च के बाद आइटरेटिव डीप इन सर्च। याद है आइटरेटिव डीप इन सर्च पढ़ा था, जिसमें हम डेप्थ पे लूप लगाते थे। और ये ए स्टार है, ये भी ए स्टार है, ये H1 के साथ है, ये H2 के साथ है, सब कुछ एक टाइप पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको भी एक टाइल से सॉल्व किया, इसको भी एक, सॉरी इसको एक टाइल से, इसको एक टाइल से, इन सबको एक टाइल, मतलब ये सारे एल्गोरिथम एक टाइल पे लगाए गए। तो जब हमने डेप्थ 2 पे अपना आंसर रखा, मतलब हमने अपने आंसर को इतना दूर रखा कि डेप्थ 2 पे था, तो आइटरेटिव डीप इन सर्च ने जो नोड जनरेट की
वो 10 की, कितनी की 10। जब ए स्टार को ह्यूरिस्टिक 1 से सॉल्व किया तो उसने 6 नोड जनरेट की, और जब ए स्टार को ह्यूरिस्टिक 2 से सॉल्व किया तो उसने भी 6 नोड जनरेट की। जब आइटरेटिव डीपिंग सर्च का आंसर 4th पे चला गया, तो आइटरेटिव डीपिंग का बहुत दफा काम करता है कि, तो उसने 112 दफा नोड्स को जनरेट किया रिपीट कर करके। लेकिन ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 1 ने 13 नोड्स को जनरेट किया, और ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 2 ने 12 नोड्स को जनरेट किया। गॉट इट? आंसर सब लाए, लेकिन कितनी नोड्स के बाद लाए? जब डेप्थ 6 पे आंसर चला गया तो उसको तो छोड़ दें, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसने 20 नोट जनरेट की, इसने 18 की। जब और डेप्थ बढ़ा दी तो इसने 30 लाए, इसने 25, इसने 93। आगे जाके देखिए जब डेप्थ 24 पे आंसर चला गया तो ये 40,000 है, तकरीबन 1700 है। तो हमारा इफेक्टिव कौन सा हुआ? इफेक्टिव हुआ H2, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसमें टाई ब्रेकिंग के चांसेस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर आपके पास एक वक्त में एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक मौजूद है तो आपकी चॉइस वो होनी चाहिए कि जिसमें आपके पास टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम हो। क्लियर हो गई ये बात? कुछ सवाल है यहां तक? अब चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, तो ये चैप्टर 3 खत्म हुआ अब, जिसमें हमारे पास इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च दोनों थे। अनइन्फॉर्म सर्च में हमारे पास BFS, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च मतलब UCS, डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS, डेप्थ लिमिटेड सर्च DLS, और आइटरेटिव डीपिंग सर्च IDS। ये 5 एल्गोरिथम थे, इनका कंपैरिजन भी हमने किया, सब कुछ किया है। उसके बाद हम आए इन्फॉर्म सर्च में। इन्फॉर्म सर्च में हमने पढ़ा ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक कैसे काम करता है, ह्यूरिस्टिक कितनी तरह के होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद हमने 2 एल्गोरिथम पढ़े। पहला पढ़ा ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, और दूसरा एल्गोरिथम हमने पढ़ा ए स्टार। तो दोनों एल्गोरिथम को कंपेयर भी किया। फंक्शन की कैलकुलेशन करता है वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक यूज करता है, ए स्टार जो है ह्यूरिस्टिक प्लस कॉस्ट दोनों यूज करता है। तो ये हमारे पास तकरीबन इस चैप्टर में 7 एल्गोरिथम थे जो कि आपस में लिंक भी हो रहे थे। तो एक ही सिटिंग में आप ये तमाम एल्गोरिथम रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने क्लास ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग के अलावा मैं भी मौजूद हूँ। लेकिन पहले इसकी शर्त यह है कि आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें, रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल सवाल आए, बिल्कुल आए, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद सवाल आए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? तो कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। चले फिर 2 मिनट बाद मीटिंग ज्वाइन कीजिए, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं।